फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। ये हमारा चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो जैसे कोर सब्जेक्ट के लेक्चर्स, वो भी ईयर लॉन्ग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने हैं। अब बस आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ यानी कि नागेंद्र सर के साथ बायोलॉजी में लगातार बने रहना है। वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। और मैं जैसे बताता हूं कि हर लेक्चर में आपसे कहता हूं कि जब हमारे सारे सब्जेक्ट्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी चर्चा करेंगे, जिससे बेहतर से बेहतर ढंग से आपका एग्जाम अच्छा हो सके, अच्छे मार्क्स आ सके। तो भाई आपसे हमें सिर्फ इतनी ही एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के बीच। तो क्लास 10th के लिए जो हम लोग की सीरीज चल रही थी और सीरीज में हम लोग एक चैप्टर लेके आए थे ट्रांसपायरेशन। तो बेटा जो न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी अभी शायद देखे हो, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जैसे कि हम आपको देते रहेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। देन आपको आपके लेक्चर्स टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर ट्रांसपायरेशन है, और इस ट्रांसपायरेशन में आज हम सब टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो ट्रांसपायरेशन में आज हम खत्म करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन का, ट्रांसपायरेशन के लिए प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, क्या अडेप्टेशन लिया है प्लांट्स ने कि ज्यादा से ज्यादा भाई ट्रांसपायरेशन ना हो। क्या आपको पता है ट्रांसपायरेशन का मीन क्या था? एक्सेस वाटर रिमूव जो हो रहा है प्लांट से, ट्रांसपायरेशन है। और अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो गया, जैसे आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी, तो क्या होगा? तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेट हो जाएंगे ना। सेम ऐसे प्लांट्स के साथ भी है, बहुत ज्यादा अगर उनकी बॉडी से वाटर निकल गया, एक्सेस वाटर निकल गया, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें ये भी समझना है, यानी बहुत सारी हेडिंग्स थी, दैट इज व्हाई मैं सब टॉपिक पे नहीं लिख पाया कि इतनी सारी हेडिंग्स हमारे साथ है, बहुत सारी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डिफाइन कर दिए हैं जो ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड है। और आज के लेक्चर में 100% बता रहा हूं कि ट्रांसपायरेशन में 2 से 3 नंबर का फंसने वाला है क्वेश्चन 100%। ये आप तब देखेंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे नहीं सर ने सही कहा था कि ट्रांसपायरेशन के लेक्चर 2 में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फंसना है। और उसी के लिए हम लोग आ गए हैं आज के लेक्चर 2 पे। क्लियर? तो लेक्चर 2 पे चलते हैं। लेक्चर 2 जो कि हमारा बेस रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। तो चलिए देखते हैं। हम सारे के सारे फैक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम सारे फैक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड intrinsic फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी जो फैक्टर अफेक्ट करने जा रहा है हमारे ट्रांसपायरेशन के रेट को। देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, यानी आउटर, ये आउटर फैक्टर्स हैं। और ये इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल, प्लांट के अंदर की बात हो रही है। ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए। तो 2 फैक्टर्स में पढ़ रहे हैं, आउटर वाले फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। तो मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, आपके लिए बड़ा आसान कर दूंगा। बाकी तो हम लोग तो स्टूडेंट हैं बायो के, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाऊंगा। ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Transpiration is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। ट्रांसपायरेशन is inversely proportional to humidity. ऐसा कर देता हूँ या कर देता हूँ। Transpiration directly proportional to wind। चलिए देखते हैं ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या क्या बोल रहे हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी अगर किसी प्लांट के आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी बढ़ेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे, ये घटेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी घटेगी। और इनवर्सली का मतलब जस्ट अपोजिट, ये तो फिजिक्स में पढ़े होंगे कि डायरेक्टली मतलब जस्ट रिलेटेड है और इनवर्सली मतलब जब क्या है जस्ट अपोजिट। तो कह रहा है ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ा, कब बढ़ा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर बहुत ज्यादा हम लोग को भी गर्मी लगती है तो स्वेटिंग तो बढ़ी जाती है ना। प्लांट के साथ भी यही है, टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर गिरा तो ट्रांसपायरेशन रेट भी गिर जाएगा। देन लाइट, कह रहा अगर सनलाइट बढ़ी, सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, तो देखिए दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, लाइट अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। तो कह रहा अगर सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ी तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगा, सनलाइट की इंटेंसिटी गिरी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी गिरेगा। याद रखिएगा इंट्रिंसिक फैक्टर सॉरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर में चल रहे हैं, बाहर फैक्टर है, प्लांट्स के बाहर मौजूद जो फैक्टर है। एक कह रहा है टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैक्टर हमारा जो ट्रांसपायरेशन है बढ़ेगा, सनलाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा, सनलाइट गिरेगी तो ट्रांसपायरेशन भी गिरेगा। ट्रांसपायरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी के है। यहां थोड़ा उल्टा सीन है, कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो कह रहा है ह्यूमिडिटी होने पे ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगी। यार खुद अपना दिमाग लगाओ जरा सा, दिमाग क्या लगाना है। मान लीजिए ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, अब इस लीफ में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, ये अच्छे से जानते हैं, ये इसके स्टोमेटा सपोज बहुत छोटे स्टोमेटा बना दिए, ये इसके स्टोमेटा है। अब अगर हमारी एयर करंट जा रहा है यानी विंड जा रही है, ये विंड है सपोज, ये विंड है। अब विंड चल रही है और जैसे कि सपोज मान लीजिए भी रेनी सीजन चल रहा है, तो विंड में क्या है हमारे मॉइस्चर ऑलरेडी रहेगा, विंड में हमारे क्या है मॉइस्चर ऑलरेडी है। ये ब्लू से मैं मॉइस्चर दिखा रहा हूं। अब यहां मॉइस्चर है, प्लांट के अंदर जो नमी है वो लगभग क्या है बराबर है, लगभग मॉइस्चर क्या है बराबर है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी है, अभी एयर में ह्यूमिडिटी है, जो भी एयर में ह्यूमिडिटी है तो वाटर का ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, वाटर का एवापोरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पानी ज्यादा है इस तरफ, और आपने पढ़ा होगा कोई भी चीज डिफ्यूज होगी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए नहीं होगा। लेकिन आप अगर सोचें कि वाटर जैसे रिमूव हो रहा है, वाटर नहीं है हमारे विंड में, अब वाटर नहीं है और प्लांट के अंदर वाटर ताबड़तोड़ है। अब किस जगह पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है? लीफ के अंदर। तो जब हवा चली, हवा ड्राई है, तो क्या हो जाएगा वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर आ जाएगा, वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर आ गया, और जैसे वाटर लोअर पे आ गया ट्रांसपायरेशन हो गया। इसीलिए कह रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपायरेशन रेट गिर जाएगी, और अगर एयर ड्राई है ह्यूमिडिटी नहीं है तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा बढ़ेगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी है
ज्यादा हो रही है तो ट्रांसपायरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात, ट्रांसपायरेशन विंड का भी रिलेशन बड़ा है भाई। विंड क्या है, तेज हवा चल रही है, हवा आई, मॉइस्चर मिला, हवा आगे बढ़ गई, फिर से ड्राई एयर आ गई पीछे से, तो तेज हवा चलेगी तो ट्रांसपायरेशन भी तेज हो जाएगा। कपड़े भी सुखाते हैं तो जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों? जो तुम्हारी कपड़े, जो टॉवल, उसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो कहाँ आ गई, एयर में जैसे आई, एयर आगे बढ़ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है बोर्ड में सबसे ज्यादा। ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट घटेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम हुई, ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो गई। ह्यूमिडिटी अगर एयर में है तो ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगी, ह्यूमिडिटी नहीं है तो ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ जाएगी। जितनी हवा तेज चलेगी ट्रांसपायरेशन रेट भी तेज हो जाएगा। तो इस पे बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपसे कह देगा कि बताइए क्या होगा ट्रांसपायरेशन रेट अगर क्लाउडी डे है, ड्राई एयर है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्लाउडी है तो लाइट इंटेंसिटी कम हो गई तो ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगा। विंडी एयर नहीं, हवा भी तेज नहीं चल रही है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम है, ट्रांसपायरेशन रेट क्या रहेगी, स्लो रहेगी। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा सर प्रैक्टिस। तो ये तो बेटा हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गए। अब इंट्रिंसिक फैक्टर बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब हो सकता है प्लांट में, लीफ में वाटर ही नहीं है तो डिफिशियंसी ऑफ वाटर। तो इंटरनल फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम जानिए जैसे डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो सकती है, प्लांट में पानी की कमी हो सकती है जिस कारण वो ट्रांसपायरेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट ने क्या क्या एडेप्टेशन किए हैं, प्लांट ने क्या एडेप्टेशन किए हैं टू रिड्यूस the excess transpiration। To reduce the excess transpiration, ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो इसलिए प्लांट ने क्या अडेप्टेशन की है। तो चलिए मैं नोट करता हूं एक एक अडेप्टेशन आपके लिए, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी लेक्चर याद रखिएगा कि आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है, देखते रहिए लास्ट तक। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको लर्न हो जाएगा, 100% चैलेंज है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत हाँ पलक झपका के पानी नहीं पी लीजिए, बट लेकिन ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट जरूर करिए। क्लियर, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्या क्या अडेप्टेशन है, सबसे पहला अडेप्टेशन ले लीजिए आप, फीवर स्टोमेटा। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, संकन स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड का ताबड़तोड़ क्वेश्चन। तो संकन स्टोमेटा को हम देते हैं बोर्ड की उपाधि, यानी ये हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमारे आईसीएससी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर तैयार है ये एग्जाम के लिए, आईसीएससी बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, संकन स्टोमेटा क्या होते हैं। फीवर का मतलब होता है बेटा कम स्टोमेटा पाया जाना, फीवर मतलब कम, लेसर, कम स्टोमेटा होंगे तब भी सिंपल सी बात है, जब स्टोमेटा ही नहीं जाता तो ट्रांसपायरेशन कहां से ज्यादा हो जाएगा। तो कम स्टोमेटा का होना भी ट्रांसपायरेशन रेट को कम करता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मैं ये पॉइंट बताने जा रहा हूं, यही पॉइंट पूछा जाएगा। क्या है पॉइंट, संकन स्टोमेटा। कह रहे बेटा ये ऐसे स्टोमेटा होते हैं, जैसे ये लोअर एपिडर्मिस है,
ये लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है हमारा, यानी जो आप पोर देख रहे हैं, ये स्टोमेटा पिट्स में है, गहराई में स्टोमेटा, सरफेस ये है, और जा रहा कहाँ पर, पिट्स में, यानी जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, पिट्स में। पहली चीज, साथ ही साथ इन स्टोमेटा के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं ज्यादा स्टोमेट ट्रांसपायरेशन। ना आपने देखा होगा कि अगर आपके सर के बाल हटा दिए जाए तो टकले पे पसीना ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर टेम्परेचर को क्या रेगुलेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सेम एज यहां पर है, संकर जो स्टोमेटा होते हैं, इनके स्टोमेटा क्या लिखना है आपको कि दे आर प्रेजेंट इन द पिट्स एंड दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम देयर ओपनिंग। जहां पर इनकी ओपनिंग होनी होती है स्टोमेटा की, वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या है, पिट्स में मौजूद हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम संकर स्टोमेटा कहते हैं। संकर स्टोमेटा की खास बात ये हो गई। अब आपसे पूछेगा एग्जांपल बताइए इसका, तो आप धड़ाक से एग्जांपल दे देंगे। क्या दे देंगे, एग्जांपल नेरियम। एग्जांपल क्या देंगे इनका, नेरियम। तो नेरियम बहुत दूर में एक कनेर की स्पीसीज होती है, जो कनेर के प्लांट आप देखते हो येलो कलर के होते हैं, उसी की एक स्पीसीज है नेरियम, और वो नेरियम में पाए जा रहे हैं संकर स्टोमेटा। एंड स्टोमेटास आर प्रेजेंट इन द पिट्स एंड दे हैव द हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओपनिंग। तो इस तरीके से ये एक तरह का एडेप्टेशन है। दूसरा तीसरा एडेप्टेशन देख लीजिए क्या है, ये दो एडेप्टेशन होगा इसमें बोर्ड के लिए आपका संकर स्टोमेटा। तीसरा एडेप्टेशन आप देखेंगे यहां पर थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल क्या है बेटा, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, और ये वैक्सी लेयर कहां पाई जा रही है, लीफ के ऊपर। आपने देखा होगा, कैक्टस का प्लांट देखा है आपने, या आपने एलोवेरा का प्लांट देखा, कॉमन सा प्लांट है, घर पे रखते हैं, आप देखेंगे उसकी जो मॉडिफिकेशन जो लीफ से काफी थिक होती है, फ्लैसी होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मोटी सी लेयर चढ़ी होती है, वैक्सी लेयर चढ़ी होती है, उस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं। तो थिक होती है, अगर थिक है वैक्सी लेयर तो क्या है, आप अगर बॉडी में ऑयल लगा लीजिए बेहतर तरीके से तो आपको कुछ गर्मी लगती, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन रुक जाता है। सेम ऐसे प्लांट के लीफ पे वैक्सी लेयर है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल। तो थिक क्यूटिकल हो गई, तब भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाता है। ओके, थिक क्यूटिकल हो गया फीवर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, नैरो लीव्स। नैरो लीव्स यानी लीव्स अगर पतली है, सक्रिय है, तब भी ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगा। भैया जितना ज्यादा लीफ होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा स्टोमेटा हो जाएंगे, होंगे ना। लेकिन जब लीफ क्या है, खुद ही नैरो है, तो स्टोमेटा भी कम पाए जाएंगे, फीवर स्टोमेटा हो जाएंगे। और जब फीवर स्टोमेटा होगा तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपायरेशन रेट भी गिर जाएगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब नैरो लीफ, थिक क्यूटिकल हो गई, फीवर और संकर स्टोमेटा। नोट करिए इस पॉइंट को, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, यहां तक का हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा बेटा सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन। चलो भाई सिग्निफिकेंस देख लें, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है। जैसे अपने बॉडी पे लेके देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब कभी बायोलॉजिकल की चीजें जो प्लांट से रिलेटेड होती हैं, हमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स है मेरे, सर बॉटनी वाला पार्ट मत पढ़ाइए, बहुत उबन होती है। देखिए, आप उस चीज को अपनी बॉडी से रिलेट कर लीजिए। जैसे कि आपको मैंने ये बताया कि ट्रांसपायरेशन प्लांट में हो रहा था, आप अपने में ले लीजिए, क्या अपने में आप ले लीजिए, क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, या गर्मी बढ़ेगी स्वेटिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा ट्रांसपायरेशन बढ़ा, हवा चली ट्रांसपायरेशन बढ़ गया, है ना। तो थोड़ा सा अपने से कोरिलेट करेंगे तो बॉटनी वाला पार्ट भी आपको अच्छा लगेगा।
कोशिश मेरी पूरी ये रहती है, मैं यही करता हूँ कि भाई आपको अच्छे अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए मेरे साथ बस, और घर पे एक बार रिवीजन मार दीजिए पढ़ने के बाद 2-4 घंटे बाद, सिर्फ दवा की तरह देखना है। तो जो ये टर्म यूज किया आता है कि नहीं बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, ये चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ दवा की तरह ज्यादा मत दीजिए, आपके पास और भी सब्जेक्ट है बायोलॉजी में, इतना कर लीजिए जो पढ़ा रहा हूँ इतना दिन में 2 से 3 बार देख लीजिए। हाँ सर ने ये पढ़ा दिया, लाओ फालतू चीजें सोने से पहले लाओ पढ़ एक बार, लाओ देख लेते हैं एक बार क्या नींद तो आएगी, इतना कर देंगे काम हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पे आते हैं। अब सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है तो उसकी एक इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जा रही है, एक्सेस यूरिया भी निकल जाता है बॉडी से, बॉडी ठंडी भी हो जाती है, ये चीज सारी प्लांट में कर दो भाई। जब सिग्निफिकेंस क्या है कि जब प्लांट में ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट दे रहा, प्लांट को ठंडा करने का काम करता है। ताजा पानी आ रहा है, ऊपर से पानी निकल रहा है तो प्लांट को थोड़ा सा कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है सक्शन फोर्स जनरेट करती है। सक्शन फोर्स ये क्या होता है, याद करिए मैंने आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर पढ़ाया था, याद है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, जहां पर एक तो वाटर रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता था, रूट की जाइलम तक पहुंचता था। दूसरा पॉइंट क्या होता था कि जो वाटर होता था वो रूट जाइलम से कहां जा रहा था, लीव्स पे, यानी एसेंट ऑफ सैक होता था, एसेंट ऑफ सैक होता था। ठीक है, अब एसेंट ऑफ सैक में आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट लिखाया था, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल कब होता था, जब लीव्स से स्टोमेटा वाटर निकलता था तो एक सक्शन फोर्स बनता था जाइलम वेसल्स में, एक खिंचाव। और वो खिंचाव क्यों बन रहा था, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो रहा था। तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा, और जब ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा बेटा तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, यानी एसेंट ऑफ सैक नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपायरेशन, पानी ट्रांसपायरेशन तो हो रही है अच्छी बात है, लेकिन वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है। इसीलिए एक टर्म आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसीलिए ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी एविल कहा जाता है, नेसेसरी एविल। क्यों, क्योंकि नेसेसरी एविल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल नहीं जनरेट होगा, और जब ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट नहीं होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो प्लांट खाना कहां से बनाएगा, यानी बहुत चीजें जुड़ गई हैं ट्रांसपायरेशन से। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्लांट्स में वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसे नेसेसरी एविल कहा जाता है, एक जरूरी बुराई कही जाती है, तो आपको याद रखना है। आईसीएससी के लिए एक टर्म पूछा जा सकता है कि प्लांट के लिए नेसेसरी एविल कौन सा प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है ट्रांसपायरेशन है। क्यों है, बिकॉज विदाउट ट्रांसपायरेशन नो ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट, और जब जनरेट नहीं होगा तो वाटर ऊपर लीफ तक जाएगा नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं रुक जाएगी। हमने ट्रांसपायरेशन में सबसे पहले फैक्टर्स को जाना, कौन से फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, विंड की बात करी। अब उसके बाद हमने क्या जाना, क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं प्लांट्स इस चीज को कि ट्रांसपायरेशन एक्सेस ना हो, तो उस अडेप्टेशन में हमारा क्या गया था, नैरो लीव्स, सनकैन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल लेयर एंड फीवर स्टोमेटा।
जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, संकर स्टोमेटा। उसके बाद हमारे सिग्निफिकेंस पे हमने बताया कि अगर एक ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो सिग्निफिकेंस में कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, साथ साथ सक्शन फोर्स जनरेट करता है या ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट करता है। फिर आपको थर्ड एक पॉइंट आया नेसेसरी इवल। क्यों कहते हैं नेसेसरी इवल, आपको बताया। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर एक टर्म है बेटा, इसको हम नाम देंगे गटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये गटेशन। देखिए क्या होता है गटेशन। गटेशन क्या है गटेशन? तो माय डियर स्टूडेंट्स, गटेशन क्या है? बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनके नेचर है हर्बेशियस होना। हर्बेशियस यानी कि अगर आप बात करें तो हर्बेशियस प्लांट क्या होंगे, पहले बता दूं मैं आपको। हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब हर्ब से रिलेटेड है। तो जो हमारे प्लांट है कुछ जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ऐसे जो प्लांट होते हैं बेटा इनको हर्बेशियस बोलते हैं क्योंकि इनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है। साथ ही साथ एक क्वालिटी होती है कि इनकी जो लीव्स होती है ना बेटा, उस लीफ के मार्जिन में पोर होते हैं। अभी तो आपको ये वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, लेकिन ये जो मार्जिन है इस मार्जिन में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे पोर्स। इन पोर्स को बेटा बोलते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं हाइडेथोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इन पोर्स को बोलते हैं बेटा हाइडेथोड्स। हर्बेशियस प्लांट की जो लीफ है, इनके लीफ के मार्जिन पर, क्या बोलेंगे, लीफ के मार्जिन पर टाइनी पोर्स होते हैं। उन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइडेथोड्स। याद रखना इस पॉइंट को। और इस हाइडेथोड से जब वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है तो इस मैकेनिज्म को गटेशन बोल दिया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, The exudation, exudation मतलब बाहर निकलना, the exudation of water in the form of droplet from the margins of leaf called hydethodes in herbaceous plant called guttation। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है भाई गटेशन। और इसके बाद में बताने जा रहा हूँ ब्लीडिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये कहोगे ये कब निकलता कब, सर क्यों निकला है वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में? ये बात तो समझ में आ गई सर आप क्या आप कह रहे हैं कि लीफ के मार्जिन्स पर पोर पाए जा रहे हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई सर, आप इस पोर को हाइडेथोड्स कहते हैं। लेकिन सर ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्यों निकल रहा है? तो ये बेटा तब निकलता है जब विंटर सीजन चल रहा हो और उसकी अर्ली मॉर्निंग हो। देखिए दोनों फैक्टर बड़े काम के हैं। विंटर सीजन मतलब टेम्परेचर गिर गया नीचे, और आपको पता है टेम्परेचर नीचे गिर गया तो ट्रांसपायरेशन रेट गिर गई। अभी पढ़ के आए, टेम्परेचर नीचे गिरा, ट्रांसपायरेशन रेट भी गिर गई नीचे। ठीक है सर मान लिया। ऊपर से अर्ली मॉर्निंग, सर्दियों की अर्ली मॉर्निंग 3:30, 4, 5 बजे बहुत ही ठंडा हो गया। अब बहुत ही ठंडा हो गया तो ट्रांसपायरेशन तो रुक गया भाई। इनके जो लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा थे वहां से ट्रांसपायरेशन रोक दिया गया। अब ट्रांसपायरेशन तो होगा नहीं, तो बेटा ट्रांसपायरेशन तो हो नहीं रहा, लेकिन प्लांट के रूट में रूट प्रेशर के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी पानी प्रेशर से ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो ले लेके बचे क्या, हाइडेथोड्स। अब हाइडेथोड बचा तो वाटर किससे निकल गया, हाइडेथोड से निकल गया, है ना। कमाल की बात। तो रूट, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, रूट प्रेशर के कारण क्या हुआ? तो रूट प्रेशर के कारण बेटा क्या होता है, गटेशन हो जाता है। आपसे पूछे कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है गटेशन के लिए, तो रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है गटेशन के लिए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और इसको भी हम बोर्ड में नंबर देंगे। ये हमारे आईसीएससी का क्वेश्चन है।
गटेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे डिफिनेशन पे, ब्लीडिंग। बड़ा ब्लीडिंग क्या होती है? मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, सपोज आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। बड़ा प्लांट में आपने अगर कभी किसी इंजरी के कारण कोई कट लग गया, कुछ भी कोई इंजरी हो गई, कोई इंजरी हो गई, आप देखेंगे जब इंजरी होगा तो उस जगह पे ड्रॉपलेट निकलने लगता है वाटर का, है ना, उसे बोलते हैं सेल सैप। वो सेल सैप होता है, बह रहा था सेल सैप जाइलम फ्लोएम मिड सेल्स में, आपने कट मार दिया, वहां से पानी जैसा निकलने लगा। अब जब बेटा ये पानी जैसा निकलने लगा, इसके लिए आपने टर्म का यूज कर लिया, ब्लीडिंग। तो दोनों में डिफरेंस था। गटेशन नेचुरल प्रोसेस था कि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा है तो रूट प्रेशर के कारण हाइडेथोड से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, किसी कारण से एक स्टेम में खरोंच लग गई, किसी कारण से स्टेम में कट पिट गया, जिस कारण क्या हुआ कि उससे सेल से बहने लगा, लिक्विड बहने लगा, और आपने इसके टर्म यूज कर लिया क्या, ब्लीडिंग। ये दोनों डिफिनेशन ताबड़तोड़ एग्जाम में भैया, इसके लिए छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं टाइप्स ब्लीडिंग में कि ट्रांसपायरेशन और गटेशन में डिफरेंस क्या है। देखिएगा डिफरेंस को। ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा वेपर के फॉर्म में, अच्छी बात है, यहाँ वाटर निकल रहा है किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, जबकि यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में निकल रहा है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अभी पढ़ क्या है, ट्रांसपायरेशन में वेपर के फॉर्म में, गटेशन में ड्रॉपलेट के फॉर्म में। थ्रू स्टोमेटा, अब देखो ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, क्या पढ़ के आप आए, स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है, लेंटिकल के थ्रू हो सकता है। गटेशन थ्रू हाइडेथोड्स, गटेशन किसके थ्रू हो रहा है, हाइडेथोड्स के थ्रू हो रहा है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, लीड्स टू लॉस ऑफ टर्बिडिटी एंड विल्टिंग। ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट विल्टिंग का मतलब मुरझा जाएगी, हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, विल्टिंग हो जाएगी। लेकिन कह रहा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो विल्टिंग हो जाएगी, लेकिन अगर गटेशन हो रहा है तो प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाइडेथोड से निकल रहा है, विल्टिंग नहीं। कूल्स द प्लांट बॉडी, ये प्लांट की बॉडी को कूल करेगा। भाई कूल क्यों करेगा, ऊपर से पुराना पानी निकल गया वाटर, अब नीचे से भी ठंडा पानी जा रहा है, तो क्या करता है, प्लांट की बॉडी को ठंडा रखता है। जबकि नो कूलिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में कूलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो बेटा डिफरेंस हो गया ट्रांसपायरेशन और गटेशन में, 2 to 3 डिफरेंस पूछ सकता है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और इस जगह पे ला करके मैं बताऊं आपको कि हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। चैप्टर तो फिनिश हो गया है, तो मैं एक बार रिव्यू मार देता हूँ। चैप्टर में हमने सबसे पहले जो लेक्चर था, उस लेक्चर में ट्रांसपायरेशन में मैंने बताया था कि ट्रांसपायरेशन की डिफिनेशन क्या होती है। मैंने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन बताए थे ट्रांसपायरेशन रिलेटेड, जहां पर गेराउंड स्पोटोमीटर जैसे भाई साहब भी आए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रांसपायरेशन के बाद हम आगे बढ़े और हमने ट्रांसपायरेशन से आगे बढ़े तो हम पहुंचे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन पे। हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन को भी अच्छे से पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन के बाद हम आगे बढ़े तो क्यूटिकल, स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन बताया, जहां पर एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट होती थी। उसके बाद आज हमने क्या लेक्चर में लिया, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन उठाया, हमने एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन उठाया, हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन उठाया, हमने ब्लीडिंग को जाना, हमने गटेशन को जाना, और अब हम जानने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, नेम द फॉलोइंग ओपनिंग ऑन द स्टेम थ्रू व्हिच ट्रांसपायरेशन अकर। ओपनिंग ऑफ द स्टेम की बात कर रहा था बेटा, स्टेम पे तो एक ही चीज पाई जाती है। स्टेम पे क्या होता है, मैं रेड कलर से राइट कर रहा हूं, स्टेम पे होता है बेटा लेंटिकल्स। एक चीज और याद रखनी है हमको कि लेंटिकल्स नेवर क्लोज, ये कभी बंद भी नहीं होते, तो इस पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। Then the process by which the intact plant loses water in the form of droplets। आ गया droplets, तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा, सर अभी आपने पढ़ाया गटेशन, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, गटेशन। Then an instrument used to find the rate of transpiration, अभी बोला था मैंने गेराउंड स्पोटोमीटर।
Ganon's photometer. A plant in which the stomata are sunken. बताया था आगे क्वेश्चन नेरियम sunken stomata होता है उसमें. The apparatus to record the rate of transpiration में cut shoot. The plant in which the stomata are sunken. Okay. The apparatus to record the rate of transpiration. बेटा तुरंत आ जाएंगे. आप लिख देंगे Ganon's photometer. क्या लिखेंगे? Ganon's photometer. Any two parts of a leaf which allow transpiration. कौन से दो पार्ट है लीफ के जो ट्रांसपायरेशन को अलाउ करते हैं भैया? तो एक तो स्टोमेटा है जो ट्रांसपायरेशन करने में हेल्प करता है. दूसरा कौन करता था बेटा? क्यूटिकल. क्यूटिकल में तो पाई जा रही है लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है. तो आप ये दो पॉइंट नोट करिए. The structure in a leaf that allow guttation. आप बेटा जानते हैं गटेशन किस स्ट्रक्चर से होता है? हाइडाथोड्स. किससे हो रहा है? हाइडाथोड्स से हो रहा है. Loss of water as droplets from the margin of certain leaves. The loss of water as droplets form. तो बेटा ड्रॉपलेट फॉर्म में तो गटेशन ही होता है. आपका फिर से वही सवाल है पहला है. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. ये fill in the blanks है. Transpiration is the loss of water as water vapor. Water vapor from the aerial. ये पूरी ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है. Aerial part of the plant, closing of stomata and shading of leaves reduce transpiration. कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर वेपर कर रहा है एरियल पार्ट से, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड शेडिंग ऑफ लीफ रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, एंड थर्ड कहता है ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग सक्शन फोर्स. हमने आपसे बोला था जितना पढ़ा दे उतना आप पढ़ लीजिए, वही सारे के पॉइंट थे. सिग्निफिकेंस में मैंने बताया ट्रांसपायरेशन क्या करता है? सक्शन फोर्स जनरेट करता है एंड इन एलिमिनेटिंग एक्सेस आप इसको लिख सकते हैं एक्सेस मॉलिक्यूल्स या एक्सेस वाटर कर लीजिए, ज्यादा वाटर को रिमूव करेगा. देखिए ये चीजें आपकी थी, ठीक है, तो उसको नोट करिए आप ध्यान से. ओके, तो आपने देखिए कि यहाँ पर हमने दो टाइप के क्वेश्चन दिए, एफआईबी में देखे. इधर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं. दो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट जो आपने चार्ट में रखी थी. सबसे पहला कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन पुल विल बी मैक्सिमम एंड अंडर व्हिच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. कह रहा है ट्रांसपायरेशन पुल कब मैक्सिमम होगा? अब दिमाग लगाइए, मैक्सिमम कब होगा? कब ओपन स्टोमेटा, ये ओपन स्टमक दिया है, स्टमक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गलत दे दिया लोगों ने हमें फंसाने के लिए. चलिए भाई हटाइए. ओपन स्टोमेटा हाई ह्यूमिड में ट्रांसपायरेशन होगी क्या? हाई ह्यूमिड में ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगी, पता है आपको, स्लो हो जाएगी. चलो ये भी नहीं है. ओपन स्टोमेटा हाई ह्यूमिड नहीं होना चाहिए. क्लोज स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन पुल है ना, ट्रांसपायरेशन पुल विल बी मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब ट्रांसपायरेशन पुल बढ़ जाए, तो भैया ट्रांसपायरेशन पुल तब बढ़ेगा. इसमें जो ऑप्शन पहला था बेटा वही सही है, बस ये स्टमक की जगह स्टोमेटा कर दीजिए. स्टोमेटा, स्टमक की जगह क्या करना है हमें? स्टोमेटा करना है. क्यों करना है? देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा. ओपन स्टोमेटा सब में देखो ह्यूमिड है तो ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगी, हाई ह्यूमिड है ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाएगी. क्लोज हो गया स्टोमेटा तो कोई मतलब भी नहीं होगी. जब ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगा तो सक्शन फोर्स कैसे जनरेट होगा? और आपको पता सक्शन फोर्स ही क्या है? ट्रांसपायरेशन पुल से जनरेट होता है.
यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही होता है। क्या? ओपन स्टोमेटा होगा, ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, बिकॉज ड्राई एटमॉस्फेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। जितना ड्राई एटमॉस्फेयर होगा ट्रांसपायरेशन उतना ही बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रांसपायरेशन। एंड मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल से बेनिफिट क्या मिल रहा है? मॉइस्ट सॉइल से बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी का गीली होकर ज्यादा वाटर मिलेगा ना। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ट्रांसपायरेशन विल क्या होगी? दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला है। आप इसको ढूंढना है और कमेंट में इसका आंसर बोलना है। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करके आपको डिस्कस करेंगे कि आपने आंसर सही बताया है या फिर गलत बताया है। तो इस पे चर्चा हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अच्छे से पढ़ते चले, यही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी भाई। अच्छे से पढ़े, अच्छे से रिजल्ट दें और हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएम भी आपके साथ कंटिन्यूटी बना रहेगा टिल द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस एंड द प्रिपरेशन ऑफ द मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर एक्सेट्रा। तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।